जहां पे इनका कोई सहयोगी दलों से कोई झगड़ा नहीं है, तो उनको अपने कैंडिडेट घोषित कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में इनको सीट तो एलोकेट कर दिया है अखिलेश यादव ने, वहां पे कैंडिडेट इनको घोषित कर देना चाहिए। दिल्ली में घोषित, राजस्थान में कोई झगड़ा ही नहीं है, राजस्थान में तो इनके 25 के 25 सीटों पे घोषणा हो जानी चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस हाईकमान का हमेशा यही होता है कि इलेक्शन से पहले, कुछ दिन पहले तक कई सीटों का डिक्लेरेशन नहीं करते हैं, क्योंकि अलग अलग गुट संघर्ष कर रहे होते हैं। उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, आपका राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। यहाँ पे कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि कांग्रेस के क्षेत्रीय छत्रप, कि ये छत्रप जो है ये आपस में लड़ते बहुत हैं और इसी का खामियाजा इनको भुगतना पड़ा, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी। और दूसरा कि टिकट बंटवारे में कांग्रेस इतने बुरे दिनों के बावजूद टिकट बंटवारे में बेचने का आरोप लगेगा, टिकटें बेची जाएंगी अपने अपने समर्थकों को, पैसे का लेन देन होगा। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप वीक है, सरकार रहने के बावजूद ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप वीक है, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी नीचे नहीं है भी तो नेताओं का अपने घरों से चलती है सारी कमेटियां, वो पार्टी ऑफिस से चलती नहीं है। तो ऐसे में एक अच्छा सदा हुआ कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट का सिलेक्शन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है इन राज्यों में। 100 सीटों में गुजरात इंक्लूडेड है, 100 सीट जो मैंने आपको बताया, जहां पे एक भी क्षेत्रीय दल नहीं है या कोई और दल नहीं है, ना भाजपा और कांग्रेस के सिवाय और कोई दल नहीं है, वो 6 आमना सामना, हाँ आमना सामना है, जहां पे कोई और दल नहीं है। गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया और हिमाचल हो गया। 270 का आंकड़ा पार करना आसान नहीं होगा, चाहे जितने ओपिनियन पोल आ रहे हैं सब फर्जी हैं कि यहाँ इतना आ जाएगा, यहाँ इतना आ जाएगा, यहाँ इतना आ जाएगा। ओपिनियन पोल वाले तो पंजाब में भी भाजपा को, क्षेत्रीय दल सबसे मजबूत है, भाजपा से भी ज्यादा मजबूत है, उसको 1 या 2 सीट दे रहे हैं। तो ओपिनियन पोल तो एकदम झूठ का पुलिंदा है, उसमें कुछ नहीं है। 120 ऐसी सीटें हैं जो 2019 में कांग्रेस का सीधा भाजपा से टक्कर थी और उस टक्कर में कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हारी थी। और अगर आप ये देखें तो इसमें मैक्सिमम अगर गुजरात को माइनस कर दें तो हिंदी हार्टलैंड है, गुजरात को माइनस कर दें, राजस्थान में 25 की 25 सीटें कांग्रेस हार गई थी। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर, चुनाव सर पे, लोकसभा की 545 सीटें। जाहिर है कोई एक पार्टी अपने बल पर पूरा चुनाव 272 सीटें नहीं जीत सकती है, इसलिए भाजपा अपनी रणनीति बना रही है और छोटे छोटे दलों को, नेताओं को अपने खेमे में ले रही। राजभर समेत कई लोगों को मंत्री बनाया गया, यह सोचकर कि इनके छोटे छोटे पॉकेट्स वोट उनके बड़े कुनबे को मजबूत करेगा। सवाल यह है कि बिहार, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दल मजबूत है, समाजवादी पार्टी और आरजेडी। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में मजबूत है और दक्षिण भारत में कर्नाटक में कांग्रेस मजबूत है, बाकी क्षेत्रीय दल है सीपीआई। अगर वाकई गंभीरता से चुनाव में जीत हासिल करनी है, बीजेपी एनडीए गठबंधन को हराना है, तो क्या रणनीति होनी चाहिए? कांग्रेस को किन किन सीटों में और किन किन राज्यों में फोकस करनी चाहिए जहां की उनका सीधा और सीधा मुकाबला बीजेपी से है? मसलन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, ऐसे सूबे, ऐसे राज्य, असम, जहां की हेमंत बिस्वा पुराने कांग्रेसी आजकल बीजेपी हैं और बीजेपी से और आरएसएस से ज्यादा आग उगलते रहते हैं। ये तमाम मसले हैं जिस पे चर्चा करूंगा और मेरे साथ है संजीव पांडे साहब, पूरे आंकड़े के साथ, सीट के विश्लेषण के साथ मौजूद हैं कि जहां जहां आमना सामना सीधा कांग्रेस और बीजेपी का है, वहां पर बीजेपी को हराने के लिए क्या है रणनीति। स्वागत है सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, बताएं। राजस्थान में 25 सीट, मध्य प्रदेश में 29 और झारखंड, सॉरी, छत्तीसगढ़ में 10, छत्तीसगढ़ में 11, गुजरात में 26, दिल्ली में 7, हरियाणा में 10, हिमाचल में 4, उत्तराखंड में 5। तो देखिए जो 370 पार का जो नारा दिया गया है, तो 370 पार तो भाजपा तभी कर सकती है जब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और केरल, बंगाल सब जीत ले,
सब जीत ले तब 370 पार का आंकड़ा पार होता है। तो 370 तो नारा एक साइकोलॉजिकल वार है। इनफैक्ट भाजपा का जो संघर्ष है वो 270 पार का है। 100 सीट हम लोग माइनस कर दें तो 270 पार करने का जो भाजपा का लक्ष्य जो है वो भी अभी मुश्किल है। और अगर 270 पे भी अगर भाजपा की मुश्किलें खड़ा करने में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट योगदान जो है वो इस समय कांग्रेस का होना चाहिए, क्योंकि 120 ऐसी सीटें हैं जो 2019 में कांग्रेस का सीधा भाजपा से टक्कर थी और उस टक्कर में कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हारी थी। और अगर आप ये देखें तो इसमें मैक्सिमम अगर गुजरात को माइनस कर दें तो हिंदी हार्टलैंड है, गुजरात को माइनस कर दें। राजस्थान में 25 की 25 सीटें कांग्रेस हार गई थी, सब भाजपा जीत गई थी। गुजरात में 26 की 26 सीटें कांग्रेस हार गई थी, भाजपा जीत गई थी। मध्य प्रदेश में 1 सीट कांग्रेस को आई थी, बाकी भाजपा जीती थी। 29 में से 1 सीट कांग्रेस छिंदवाड़ा की और बाकी भाजपा जीती थी। छत्तीसगढ़ में 2 सीटें कांग्रेस को आई थी, बाकी भाजपा जीती थी। दिल्ली में 7 की 7 सीट भाजपा जीत गई थी। उत्तराखंड में 7 की 7, उत्तराखंड में 5 की 5 सीट भाजपा जीती थी। हिमाचल में 5 की 5 सीट जीती थी। अगर आप दिल्ली को अभी माइनस कर दें और असम को माइनस कर दें, हरियाणा को माइनस कर दें, मतलब कि क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी है, हरियाणा में जेजेपी भी है, उधर असम में भी 1-2 क्षेत्रीय दल हैं, तो अगर इनको माइनस कर दें तो ये 6 ऐसे राज्य हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात, जहां पे कोई क्षेत्रीय दल का लड़ाई नहीं है, सीधा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। और अगर वो 100 सीट में आज गिन रहा था, 100 सीटें इन स्टेटों में है, उसमें से 97 सीट भाजपा जीती हुई है। 100 में 97 जी, उसमें से 100 में से 97 सीट भाजपा जीती हुई है। हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, सिर्फ इनमें से 2 सीटें मिली है कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में और 1 सीट मिली है मध्य प्रदेश में। तो 3 सीटें भाजपा को ने इनके लिए कांग्रेस के लिए छोड़ा, बाकी 97 सीटें जीत गई। तो अब देखिए कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस 2019 में इन राज्यों में बहुत ही पुअर था, जबकि उस समय में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी जब ये 2019 में इतना पुअर परफॉर्मेंस हुआ था। तो अब स्थिति ये आ गई है कि इन 100 सीटों पे अगर कांग्रेस अपने कैंडिडेटों को जी जान से लड़ाए और 100 में से हम नहीं कहते कि 50, हम मिनिमम 30 ही मान लीजिए, 30 ही आपने भाजपा से छीन लिया तो भाजपा 270 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी। 270 का आंकड़ा पार करना आसान नहीं होगा, चाहे जितने ओपिनियन पोल आ रहे हैं सब फर्जी है कि यहां इतना आ जाएगा, यहां इतना आ जाएगा, यहां इतना आ जाएगा। ओपिनियन पोल वाले तो पंजाब में भी भाजपा को, क्षेत्रीय दल सबसे मजबूत है, भाजपा से भी ज्यादा मजबूत है, उसको 1 या 2 सीट दे रहे हैं। तो ओपिनियन पोल तो एकदम झूठ का पुलिंदा है, उसमें कुछ नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अब कांग्रेस को ये देखना होगा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ा भाई है, बिहार में लालू यादव बड़ा भाई है कांग्रेस के, तमिलनाडु में स्टालिन बड़े भाई हैं, वो तो भाजपा को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे और बहुत हद तक सफल भी हो जाएंगे, भाजपा को रोकेंगे। हम ये नहीं कहते कि भाजपा वहां एकदम ही हार जाएगी, लेकिन बिहार जैसे स्टेट में जहां पे पिछली बार वहां भी भाजपा का सक्सेस रेट गठबंधन में था, भाजपा वहां अकेले नहीं हरा पाई है। उत्तर प्रदेश को अगर माइनस कर दे तो बिहार जैसे राज्य में भी नीतीश कुमार के सहयोग से भाजपा ने अपोजिशन को हराया है। तो अब इन राज्यों में कांग्रेस का सामने चुनौती है कि उनकी तैयारी क्या है। अभी ये चूंकि इसमें से 3 राज्य 120 सीट में गुजरात इंक्लूडेड है, गुजरात 120 सीट में 100 सीटों में गुजरात इंक्लूडेड है। 100 सीट जो मैंने आपको बताया जहां पे एक भी क्षेत्रीय दल नहीं है या कोई और दल नहीं है, ना भाजपा और कांग्रेस के सिवाय और कोई दल नहीं है, वो 6 आमना सामना, हाँ आमना सामना है, जहां पे कोई और दल नहीं है। गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया और हिमाचल हो गया। अब दिल्ली में मैं इसलिए उसको अभी नहीं मान रहा हूं, उसको उसमें इंक्लूड इसलिए नहीं किया कि दिल्ली में ऑलरेडी आम आदमी पार्टी स्टेट में शासन कर रही है, गठबंधन है, हो गया है, पार्टी से इस बार समझौता हो गया। और हरियाणा में जेजेपी के साथ गठबंधन है भाजपा का। हरियाणा में ऐसे कांग्रेस और इसके बीच डायरेक्ट फाइट है, इसमें कोई शक नहीं है भाजपा के बीच। जेजेपी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है
थोड़ा बहुत एक आध दो सीटों को उनका फैक्टर है। तो यहां भी अगर आप मानिएगा, ये तो हम हरियाणा और दिल्ली को एक्सक्लूड करने के बाद वो 6 स्टेट बता रहे हैं, जिसमें गुजरात भी है। गुजरात में इन्होंने एक सीट, इस बार भरूच की सीट जो है आम आदमी पार्टी को इन्होंने छोड़ दिया, कांग्रेस वालों ने गठबंधन में छोड़ा है। हरियाणा में भी एक सीट छोड़ दिया आम आदमी पार्टी को, कुरुक्षेत्र में। उसके बावजूद वो जो 6 स्टेट है, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, आपका राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहां पे कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि कांग्रेस के क्षेत्रीय छत्रप, कि ये छत्रप जो है ये आपस में लड़ते बहुत हैं और इसी का खामियाजा इनको भुगतना पड़ा, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी। और दूसरा कि टिकट बंटवारे में कांग्रेस इतने बुरे दिनों के बावजूद टिकट बंटवारे में बेचने का आरोप लगेगा, टिकटें बेची जाएंगी अपने अपने समर्थकों को, पैसे का लेन देन होगा। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप वीक है, सरकार रहने के बावजूद ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप वीक है, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी नीचे नहीं है भी तो नेताओं का अपने घरों से चलती है सारी कमेटियां, वो पार्टी ऑफिस से चलती नहीं है। तो वैसे में एक अच्छा सदा हुआ कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट का सिलेक्शन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है इन राज्यों में, क्योंकि बीजेपी के पास ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इसमें पैसे बहुत ज्यादा है बीजेपी के पास पन्ना प्रमुख भी है, बीजेपी के पास आरएसएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो इन 100 सीटों पे कांग्रेस अगर कंसंट्रेट करती है और बीजेपी को से कम 50 सीट भी छीनने की अगर टारगेट लेके चलेगी तो मिनिमम 30 सीट बीजेपी से छीने जा सकती है। लेकिन अब वो देखना होगा कि कांग्रेस के प्लानर इस पे क्या करते हैं, कितना प्लानिंग करते हैं, किस तरह के कैंडिडेट उतारते हैं, इनके जो आपसी जो क्षेत्रीय छत्रप है उनको कैसे आपस में इनका तालमेल करवाते हैं, किस तरीके से इनको आपस में बिठाते हैं, क्योंकि कांग्रेस में हराने की भी एक दूसरे की परंपरा बहुत ज्यादा है। तो ये अगर चुनौती को अगर हम देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 3 ऐसे राज्य हैं। इवन कि हिमाचल में तो भी इनकी सरकार है, और देखिए सरकार क्यों हिमाचल डिजिटलाइज की सरकार थी, इनके जो 6 विधायक थे वो बागी हो गए, इनके अपने ही विधायक बागी हो गए 6। तो ये स्थिति में अब 4 लोकसभा सीटें, पिछली बार 0 था, इस बार कम से कम ये 2 सीट छीनने की स्थिति में है। लेकिन इलेक्शन से पहले ही इनका सारा का सारा कलई खुल गया कि आपस में एकजुट नहीं है, 6 विधायक इनके छोड़ के भाग गए। तो ये जो परिस्थिति है, इन परिस्थितियों में कांग्रेस हाईकमान को बहुत ही जल्द बाकी राज्यों के बजाय इन 6 राज्यों में अगर कंसंट्रेट करेंगे तो बीजेपी को रोकना बहुत मुश्किल काम नहीं है। संजीव जी, अभी बीजेपी की एक लिस्ट आई है 195 उम्मीदवारों की, बहुत सारे स्टालवर्ड्स के टिकट काट दिए गए जी। अभी कांग्रेस की लिस्ट मैं समझता हूँ नहीं आई है कोई जी। तो क्या पार्टी ओवरहॉलिंग करेगी उम्मीदवारों के चयन में कि छत्रप का ही चलेगा, क्योंकि अब तो लड़ाई दूसरे लेवल पे जा चुका है। देखिए कांग्रेस क्या जो छत्रप हैं वो इतने मजबूत हैं कि अभी उनको इग्नोर करना भी बहुत मुश्किल है, पहली बात। हालांकि एक जो छत्रप मध्य प्रदेश वाले थे वो तो एक्सपोज हो गए, वो ईडी के चक्कर में बीजेपी से मिले हुए थे, तो उस खेल में वो एक्सपोज हो गए और उनको कांग्रेस ने पहली बार उनको स्नब किया है। और वो तो अब बेचारे वो वाली हो गई, सांप से सुंदर वाली हालत हो गई, भाजपा में जाने के लिए तैयार थे, गले में भाजपा का पटका भी डालने के लिए तैयार थे। वो भाजपा यूं नहीं कहते कि उनको भगा दिया। क्यों भगाया कमलनाथ जी को? कि वो सिख दंगे का उनके ऊपर वो था, ब्लेम था। तो वो सिखों ने प्रोटेस्ट किया, और खास करके दिल्ली में जो कई जो सिख लीडर्स थे, और इवन की पंजाब में फार्मर्स मूवमेंट भी चल रहा है, तो उन्होंने फिर कमलनाथ से धीरे से हाथ जोड़ दिया कि कहीं उल्टा ही न पड़ जाए। तो कमलनाथ जी तो अब हो गए हैं बीच के, अब उनको मतलब कि पहली बार हाईकमान ने आंख दिखाया है। लेकिन समस्या है राजस्थान में, अशोक गहलोत साहब, सचिन पायलट का आपसी झगड़ा, दोनों महत्वपूर्ण छत्रप है। तो अभी वर्तमान में तो इन छत्रपों को इग्नोर करना भी बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन इनको बुला के समझा सकते हैं कि भैया ये लड़ाई आप बाद में कर लीजिएगा, हमें जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, हमें विनिंग कैंडिडेट चाहिए, और हमने किसी भी ढंग से लोकसभा में सीटें जीतनी है। तो आप आपसी मतभेद खत्म करें और अपने निचले लेवल पे अपने हम उसको दिलाए, उसके बजाय ऐसे कैंडिडेटों को लाइए जो चुनाव जीत सकते हैं, जो पार्टी का इंटरेस्ट वॉच करें। इसी ढंग से छत्तीसगढ़ में भी हालत है। छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए कि टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल का आपसे टकराव है, और इसी ढंग से हिमाचल में भी आप देख लीजिए कि प्रतिभा सिंह और जो वीरभद्र सिंह का परिवार बगावत करने को उतारू था। अब उनको कैसे समझाया जाएगा? ये सारी चीजें तो है, और ये कांग्रेस इसीलिए इतना आज बुरी स्थिति में पहुंच गई है कि कांग्रेस हाईकमान भी इन छत्रपों को पालता रहा और इन छत्रपों से कुछ न कुछ लाभ लेके इनको मजबूत करता रहा, और मौके पर उन्होंने आंख दिखा दिया। हरियाणा में भी यही हाल है। हरियाणा में कांग्रेस जो है
4 क्षत्रप हैं हरियाणा में, एक भी नहीं, एक छोटा सा 10 जिले का 10 विधान लोकसभा क्षेत्र में 4 क्षत्रप हैं। जो सबसे बड़े क्षत्रप भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, दूसरे नंबर की क्षत्रप कुमारी शैलजा है, तीसरे नंबर के क्षत्रप जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला है, और चौथे नंबर के क्षत्रप किरण चौधरी है। एक छोटी सी स्टेट के अंदर 10 लोकसभा सीट में 4 बड़े बड़े क्षत्रप हैं, और सब 2-2, 3-3, 4 जिला के कहते हैं कि हम ही मालिक हैं। तो ये तो है, इसलिए हुआ कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप तो खत्म हो चुका था। अब है कि तुरंत ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप भी खड़ा करना आसान नहीं है कि आप महीने में ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप खड़ा कर दीजिएगा। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए इन नेताओं को एक उस पे प्लेटफॉर्म पे लेके अच्छे कैंडिडेट ढूंढना ही कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि देखिए, बीजेपी के खिलाफ अनरेस्ट है, लेकिन उस अनरेस्ट को भुनाने के लिए एक टैक्टिकल रणनीति अपनानी पड़ेगी कि जो उनके खिलाफ जो लोग हैं उनको बूथ तक ले जाना, फिर इन चारों नेताओं को ये संदेश देना जो अलग अलग गुटों का है कि हम लोग एकजुट हैं। ये हाईकमान के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। और अगर हाईकमान इस मामले में पहले सतर्क रहता तो आज ये स्थिति ही नहीं आती कि जीते हुए 3-3 राज्य हार गए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। वो क्यों हारे? क्षेत्रीय क्षत्रपों की आपसी लड़ाई प्लस ईडी एंड सीबीआई का शिकंजा। तो इससे अब कांग्रेस को अब सीखना होगा कि अब टाइम तो बहुत है नहीं। कांग्रेस भाजपा हाईकमान तो बहुत तेजी से तैयारी करके अपने 195 राजस्थान के भी कैंडिडेट घोषित किए हैं, एमपी के भी कैंडिडेट घोषित किए हैं, छत्तीसगढ़ में भी कैंडिडेट घोषित कर दिए। अभी कांग्रेस में देखिएगा 15-20 दिन तक तो जूत चलेगा, झगड़ा होगा कि कौन कैंडिडेट हो, कैसे हो। 2 बार लिस्ट रुकेगी, 3 बार लिस्ट रुकेगी, फिर पहले 2-3 सीट का घोषणा होगा, फिर 3-4 पे झगड़ा हो जाएगा। इवन कि आम आदमी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेटों की घोषणा शुरू कर दी है। मुझे लगता है कि दिल्ली में भी कांग्रेस से लाइन से आम आदमी पार्टी का ना, तो दिल्ली के तो कैंडिडेट तो आम आदमी पार्टी ने घोषित कर दिए। कांग्रेस किस चीज के लिए वेट कर रही है? जब उनको सीटों की घोषणा हो चुकी है, सीट का अलायंस हो चुका है, उनको सीटें छोड़ी जा चुकी है, फिर कांग्रेस किस चीज का वेट कर रही है? हरियाणा में भी जब आपका अलायंस हो गया, आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र सीट मिला, आम आदमी पार्टी ने सुशील गुप्ता को कैंडिडेट घोषित कर दिया। चंडीगढ़ सीट आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। पंजाब में आपस में लड़ेंगे, एक मतलब कि ये टैक्टिकल इन्होंने किया है कि हम लोग आपस में टकराव लेंगे ताकि कोई तीसरी पार्टी बीच में आके ना कूदे, इसलिए वो अलायंस उन हिसाब से इनकी रणनीति ठीक है। तो अब दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर कैंडिडेट घोषित किया, तो बाकी की 3 सीटों पर जो कैंडिडेट ये घोषित कर सकते हैं। जिन राज्यों में आपका कोई सहयोगियों से कोई झगड़ा नहीं है और जहां बीजेपी से डायरेक्ट फाइट है, वहां पे भी शॉर्ट लिस्टिंग में अभी तक पता नहीं इन्होंने क्या किया है, किस लेवल पे किया है, वो अभी तक नहीं पता। पहले तो अलायंस कमेटी जो बनी थी सहयोगी दलों से, उसी में काफी झगड़ा होता रहा, लेकिन चलिए वो तो अच्छा हुआ कि बीजेपी के सारे प्रयास फेल हो गए। आम आदमी पार्टी से भी समझौता हो गया, स्टालिन से तो पहले ही था, कोई टूटना नहीं था, आरजेडी से भी हो गया, सपा से भी हो गया। जो 3 बड़े जो अलायंस के पार्टनर थे, जिनसे लग रहा था कि काले बादल छा गए थे कि पता नहीं है समझौता होगा कि नहीं होगा, समझौता तो हो गया। लेकिन अब सपा ने भी अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं कई सीटों वगैरह, अगर आप ध्यान दें तो उत्तर प्रदेश के अंदर। कांग्रेस का अभी तक उस पे मीटिंग किस स्थिति में है, कहां पे इन्होंने चर्चा करी है, कैसे हुई है, अभी तक वो बाहर बातें नहीं आई है। और अगर कोई कांग्रेस को समझदारी होगी तो अगले 10 दिनों में जहां पे डिस्प्यूट नहीं है, जहां पे इनका कोई सहयोगी दलों से कोई झगड़ा नहीं है, तो उनको अपने कैंडिडेट घोषित कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में इनको सीट तो एलोकेट कर दिया है अखिलेश यादव ने, वहां पे कैंडिडेट इनको घोषित कर देना चाहिए। दिल्ली में घोषित, राजस्थान में कोई झगड़ा ही नहीं है, राजस्थान में तो इनके 25 के 25 सीटों पे घोषणा हो जानी चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस हाईकमान का हमेशा यही होता है कि इलेक्शन से पहले, कुछ दिन पहले तक कई सीटों का डिक्लेरेशन नहीं करते हैं, क्योंकि अलग अलग गुट संघर्ष कर रहे होते हैं। वो कई बार लिस्ट बदली जाती है, कई बार लिस्ट पार्लियामेंट्री बोर्ड में रोक दी जाती है। ये उस जमाने में बहुत होता था जब प्रणब मुखर्जी ऐसे लोग पावरफुल थे कि वो बहुत सारी सीटों पे वीटो लगा देते थे प्रणब मुखर्जी, और ताकतवर नेता अपना वीटो लगाने में यहाँ माहिर है। भारतीय जनता पार्टी में ये स्थिति नहीं है। संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है, देखिए 195 सीटों पे फाइनल हो गया। जिन सीटों पे फाइनल नहीं हो रहा है उसका कारण बीजेपी का आंतरिक संघर्ष नहीं है कि बीजेपी में कोई सीटों का झगड़ा होगा। बीजेपी में जो फैसला होना है सहयोगियों के साथ, हाँ, जिनको लड़ना है बीजेपी के टिकट पे, जिनका लड़ना है उनका तो टिकट वो इंटरनल फाइनल कर चुके हैं, वो बाहर नहीं आया है। वो तो चूंकि वहां पे बिहार में अब नीतीश कुमार है, उधर जीतन अंबानी है, वहां रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, तो ऐसे लोगों को एडजस्ट करने के बाद ही वो अपने कैंडिडेटों का डिक्लेयर करेंगे जहां जहां उनका झगड़ा है। नहीं तो अब उड़ीसा में भी इसलिए नहीं किया कि बीजू पटनायक से उनकी बातचीत चल रही है, नवीन पटनायक से, बीजू पटनायक के बेटे से।
फिर वहां आंध्र प्रदेश में भी इनका उनसे बातचीत चल रही है, टीडीपी वालों से बातचीत चल रही है। तो मेरा ये मानना है कि अभी महाराष्ट्र में भी झगड़ा शुरू हो गया है, तो इसलिए वहां भी नहीं किया है, क्योंकि वहां पे एकनाथ शिंदे और अजीत पवार झगड़ा कर रहे हैं इनसे सीटों को लेकर। तो ये एक समस्या आ गई है। तो ये समस्या जो है वो बीजेपी में इंटरनल कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस में देखिएगा कि जहां झगड़ा नहीं है वहां पे भी सीटों का बीजेपी से आपका सीधा टकराव है, और बीजेपी ने अपने राजस्थान में कैंडिडेट घोषित किया। अभी तक आप 15 दिन बाद कैंडिडेट घोषित करेंगे, तो आपका कैंडिडेट तो 15 दिन पीछे हो गया ना, 20 दिन पीछे हो गया। जब बीजेपी ने अपने कैंडिडेट मध्य प्रदेश में घोषित कर दिए, छत्तीसगढ़ में घोषित कर दिए, और आप घोषित करेंगे मार्च के लास्ट में जाके अपने कैंडिडेट, या 20 मार्च के बाद घोषित करेंगे, तो ऑटोमेटिक है कि आपका कैंडिडेट कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। 15 दिन 20 दिन तक पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपके यहाँ गुटों को सहमत कराने में ही आपकी आधी एनर्जी चली जाएगी। बीजेपी में गुटों में सहमत कराने की बात ही नहीं है। वो 2 लोगों का आदेश होता है तो किसी के सामने जबान भी नहीं खुलती, लोग संन्यास लेके घोषणा कर देते हैं। हर्षवर्धन ने कहा हम संन्यास लेके जा रहे हैं, जयंत सिन्हा संन्यास लेके, गौतम गंभीर पहले ही संन्यास लेके भाग गए। कांग्रेस में संन्यास कोई नहीं लिया। मामा को शिवराज सिंह को सीएम पद से हटा दिया, बोले मैं पार्टी की सेवा करूंगा। नहीं, यहाँ तो अगर कांग्रेस में किसी का जब टिकट कटेगा ना, तो वो लास्ट आवर तक तो टिकट रुकवाए रखेगा, और टिकट कट जाएगा तो तुरंत वहां से निकलेगा एकदम ताल ठोकते हुए कि मैं नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ। वो ये नहीं कहेगा कि मैं संन्यास ले रहा हूँ, वो नॉमिनेशन करने पहुंच जाएगा। तो ये इन परिस्थितियों से कांग्रेस को अब निपटना होगा कि कांग्रेस को कंसंट्रेशन करना है 120 सीटों पे। अगर करेगी कांग्रेस, तो कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी को रोकने में सफल होगी। राहुल गांधी की जो यात्रा है उसका कुछ रिजल्ट निकलेगा, मेरा ये मानना है। चलिए, शुक्रिया संजीव जी, बहुत ही शानदार विश्लेषण के लिए। और दोस्तों, ये सोचिए कि आमना सामना 100 सीट पे तो आमना सामना है। अगर उसमें से 97 बीजेपी 19 में जीत चुके हैं, सिर्फ 3 पे कांग्रेस। अगर उसी 100 सीट पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाए तो बीजेपी को आसानी से हराया जा सकता है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। थैंक यू सर।